तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट हिंदी शिक्षण के लिए पार्ट 4 भाग 1। इसका नाम है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। तो व्याकरण से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। व्याकरण शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आज हम व्याकरण शिक्षण की विधियों की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें सबसे पहली जो विधि आती है वो है निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि से आप ये समझिए कि निगमन से नियम समझिए, नी से नियम, यानी पहले नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है, तो निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की जो है प्राचीनतम विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ अथवा रटवाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। तदुपरांत उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि इस निगमन विधि से ही एक अन्य विधि जो इसी का एक आप रूप मान सकते हो वो है सूत्र विधि। इसमें क्या होता है? सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेते हैं। ये सूत्र विधि है। इसका मतलब ये भी एक तरह की निगमन विधि ही है। ठीक है, इसको हमने नया नाम दे दिया बस, सूत्र विधि। ठीक है, उसके बाद पुस्तक विधि है। इसमें क्या है? यह सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। छात्र उसमें से नियमों को याद कर लेते हैं, यानी इसमें भी नियम याद करने हैं, उसमें भी याद करने, इसमें पूरी पुस्तक दे दी, उसमें कुछ सूत्र रटाए जाते थे। ठीक है, तो अधिकांश विद्वान जो है निगमन विधि को अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं। तो पूछा जाएगा कौन सी शिक्षण विधि जो है अमनोवैज्ञानिक है, चाहे व्याकरण की बात हो चाहे शिक्षण की बात हो। तो जो अमनोवैज्ञानिक विधि है या अरुचिकर है, जिसमें मजा नहीं आता बच्चों को, ठीक है, वो निगमन विधि होती है। तो ठीक है, क्योंकि इस विधि में नियम केवल याद करवाए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। ठीक है, इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता, अतः यह विधि त्याज्य यानी त्यागने लायक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि से, जैसा कि आप इसके शब्द को ऐसे याद रखिए, आगमन का मतलब किसी का आना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहले बहुत सारे उदाहरण आएंगे, है ना, बहुत सारे उदाहरण आएंगे और फिर उनका सामान्यकरण करके, जनरलाइजेशन करके हम एक नियम बना देंगे। तो इसका मतलब इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनका सामान्यकरण कर दिया जाता है, जिससे कि एक नया नियम बनता है। ठीक है, तो इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। आगमन विधि में 4 पदों का अनुसरण करके छात्र व्याकरण के नियम व उपनियम सीखते हैं। तो वो 4 पद हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, यहाँ हम व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षण में। तो आगमन विधि का मोटा सा अनुमान, आप मोटी मोटी बात ये समझिए कि पहले उदाहरण और उसके बाद नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रभावशाली विधि होती है आगमन विधि। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर हम बात करें शिक्षण या व्याकरण शिक्षण की, तो यही विधि सबसे बेहतरीन विधि है, आगमन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लिए तो है नहीं, उच्च माध्यमिक है, तो इससे क्वेश्चन भी सीटेट टेट में कम बनेंगे। ठीक है, तो यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि भाषा पर अधिकार रखने वाले जो लेखक होते हैं उनकी कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं, जिससे छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान, मतलब एक तरह से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, बच्चों को पढ़वा दी जाती है और उनसे कहा जाता है भाई इसमें समझ लीजिए कि किस बात को कैसे कहा जाता है, व्याकरण के हिसाब से भी है। ठीक है, तो ये भाषा संसर्ग विधि है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो विधि है वो है प्रयोग विधि। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। तो मतलब ये भी एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने से ही संबंधित है, इसमें भी। ठीक है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन उदाहरणों में कुछ जो समान लक्षण होते हैं, जैसे हर वाक्य का या किसी पद का कोई एक हिस्सा है, और ऐसा ही एक और उदाहरण हमने देके समझा दिया कि भाई देखो इसमें जो है ये समान लक्षण वाले अंश हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या गुण होते हैं वो बताए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अध्ययन अभ्यास कराया जाता है, जिसमें शिक्षण के दौरान इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? तुलना एवं विश्लेषण।
तुलना करेंगे कि पहले वाले वाक्य में क्या था, दूसरे वाले वाक्य में क्या था, ठीक है। ये भी करता था, ये भी करता है, ठीक है। इस तरह से प्रयोग विधि, ये क्रिया है इस वाले में भी क्रिया थी। तो नियमीकरण एवं निष्कर्ष एवं प्रयोग और अभ्यास, इन सारे सोपानों का प्रयोग करके उदाहरण देकर, ठीक है, प्रयोग करवा के, ठीक है, समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं, और इस तरीके से हम व्याकरण सिखाते हैं इस विधि से। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सह संबंध विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, सह संबंध विधि को और कई नामों से जानते हैं, जैसे समवाय, समन्वय या सहयोग विधि, ठीक है। इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है, ठीक है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है, बल्कि इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना होता है, सह संबंध यानी समवाय, समन्वय या सहयोग विधि में, कि जैसे कोई गद्य या पद्य रचना आप बच्चों को सिखा रहे हो, उसके माध्यम से आप व्याकरण कैसे समझाओगे कि उस गद्य रचना में जो भी व्याकरण का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उन व्याकरण के नियमों की जानकारी उस गद्य की, ठीक है, गद्य के हिसाब से, ठीक है, उस गद्य में क्या मतलब है, किस तरह से प्रयोग करा गया है व्याकरण का कोई भी कॉन्सेप्ट, वो समझाया जाता है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर रचना में फिर व्याकरण के नियमों को हम बता देते हैं कि देखियो इस वाले वाक्य में, इस गद्य के इस वाक्य में ऐसे इस्तेमाल हुआ, ऐसे, ठीक है, इस तरह। तो ये कहते हैं सह संबंध विधि, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग मेथड होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हम जो भी भाषा सिखा रहे हैं उसी के नियम बताते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हमें द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है, सिखानी है भाषा, हिंदी भाषा जो है हमें द्वितीय भाषा के रूप में सिखानी है। जैसे किसी तमिल कोई इंसान है जो जैसे तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिल भाषा बोलता है, उसको हमें हिंदी पढ़ानी है, तो उसको हम ऐसे नहीं कि हिंदी को हम कन्वर्ट करके, ठीक है, तमिल में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम अगर इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश के नियमों को भी हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं कि ठीक है कि ये वर्ब है, इसको हिंदी में क्रिया करें, ऐसे करके। नहीं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट मेथड में, जैसे इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से सिखाई जाती है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, कि आपको कोई चीज़ बतानी है कि मुझे पानी पीना है, तो मुझे पानी पीने को, ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, इसको इंग्लिश में ही जो है कहा जाएगा। ऐसे ही भाषा शिक्षण की बात करें, हम हिंदी भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि की बात करें, तो इसमें अगर आपको किसी तमिल, तेलुगु या किसी और भाषा के इंसान को अगर हिंदी सिखानी है, तो आप डायरेक्ट हिंदी सिखाओगे, कोई और भाषा, अन्य भाषा, मातृभाषा बीच में नहीं लाओगे। तो इसमें जो है यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसे लेखक जिनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार है, जिनका भाषा पूर्ण, उनसे बालकों का वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए विधि उपयुक्त है अनुसरण करके, ठीक है। कि जैसे हमने इसको इस बात से समझेंगे कि किसी बच्चे को शुरुआत से ही आपने इंग्लिश वाले माहौल में रखा कि उसके माँ बाप भी इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, और उसके आस पड़ोसी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो न्यूज़ भी इंग्लिश में सुन रहा है, तो ये डायरेक्टली जो इंग्लिश है उसके दिमाग में जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष विधि हुई, ठीक है। ऐसे ही अगर हिंदी की बात करेंगे तो व्याकरण के नियमों का हमने ज्ञान नहीं कराया, बस उसके आसपास में वो भाषा बोलवानी शुरू कर दी, वातावरण उसी भाषा का रहने दिया, तो बच्चे नियम ना सीखकर डायरेक्ट वो अनुकरण करके वो भाषा ही पूरी सीख जाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि उन्होंने कर्ता क्रिया कर्म क्या है, लेकिन वो क्योंकि मानक भाषा वो सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्टली पूरी भाषा ही ऐसे सीख जाते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं। तो एक तरह से ये प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है जिसमें डायरेक्ट सीखा जाता है, अलग से कुछ नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता, भाषा सीधे सीखी जाती है, एक्शन सीधे बोले जाते हैं, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि होती है। प्राथमिक स्तर के लिए विधि काफ़ी उपयुक्त है। आगे की बात करेंगे, खेल विधि। हम बात करते हैं खेल विधि की। इस विधि में जैसे कि नाम से पता चला है खेल खेल में सीखना है ना, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं। इस प्रणाली द्वारा व्याकरण सिखाने से व्याकरण की नीरसता छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनती, ठीक है। सिर्फ आप व्याकरण के नियम रटवाओगे तो वो अरुचिकर हो जाता है, जैसे निगमन विधि में होता है। लेकिन खेल खेल के माध्यम से, ठीक है, बच्चों को व्याकरण सिखाओगे, सीख जाएंगे जल्दी से। विद्यार्थी खेल खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरण के नियमों को सहजता से सीख लेते हैं। तो ये है खेल विधि। आगे देखेंगे,
अब बात आती है विश्लेषणात्मक विधि की, जिसको हम आगमन और निगमन विधि भी कहते हैं। यानी आगमन निगमन दोनों तरह की विधियों का प्रयोग करके एक नई विधि इजाद की गई, ठीक है, जिसमें निगमन विधि के, ठीक है, जो दोष थे वो नहीं थे, लेकिन आगमन विधि के, ठीक है, गुण थे, ठीक है, और निगमन विधि के भी कुछ गुण, दोनों को मिला जुला के एक नई और ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की, ठीक है। तो इस विधि में आगमन विधि अच्छी विधि थी, लेकिन आगमन में फिर निगमन का भी हमने समावेश करके अच्छी अच्छी बातें करके, ठीक है, तो बेस्ट विधि जो है वो विश्लेषणात्मक विधि यानी आगमन निगमन विधि कहलाई। इस विधि में शिक्षक आगमन विधि की तरह विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं, फिर उन पर विचार विमर्श करके छात्रों से नियम निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आधा हिस्सा तो इसका आगमन विधि का हो गया। फिर इन नियमों पर निगमन विधि की भांति विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी जब आपने नियम निकलवा लिए उदाहरणों के माध्यम से, अब उन नियमों का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से बच्चों को, ठीक है, उनके और एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं निगमन विधि से, वो समस्याओं का समाधान करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आगमन और निगमन दोनों काम इसमें हो रहे हैं। तदुपरांत विद्यार्थी परीक्षण के लिए नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो जब आपने नियम बना लिया, अब ये नियम हर जगह वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच हम अलग से करवाते हैं, जो कि निगमन विधि का एक हिस्सा कि निगमन नियम बता दिया, अब उसके नए नए उदाहरण बच्चों से करवाएंगे। इस विधि द्वारा छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न होने के कारण इसे व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। तो सबसे बेस्ट विधि जो है यही है, विश्लेषणात्मक विधि। इस पे कई तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जो सीटेट में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट विधि जो होती है, यानी प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि में किसी और भाषा का सहारा लिए बिना डायरेक्ट भाषा सिखाई जाती है। तो ये 2011 में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगमन विधि में हम उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं। ये सीटेट जून 2011 में और फिर 2015 में पूछा गया है और रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को निरर्थक हस्तक्षेप होता है? नहीं होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री कोई आवश्यकता नहीं है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, इसकी खास बात एक ये है कि इसमें क्योंकि किसी और भाषा का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, इसलिए स्वाभाविक भाषा हुई। स्वाभाविक क्योंकि जिसे हम नेचुरल तरीके से सीखना कहते हैं, जिसे है ना, जैसे कि अगर एक 2 साल का बच्चा है जो वो अपने परिवार में बड़ा हो रहा होता है, तो जो भी भाषा उसके सामने आप प्रस्तुत कर दोगे, मतलब जिस माहौल में उसे रखोगे, उसके माँ बाप जिस भाषा में प्रयोग करेंगे वो वही सीख जाएगा। मान लीजिए कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, एक उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ बच्चा जहाँ हिंदी बोली जाती है, और उसके माँ बाप अपने बच्चे के सामने, ठीक है, जब वो बड़ा हो रहा होता है 1 साल का 1.5 साल का, तब से वो उसके सामने हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश ही बोलते, तो वो इंग्लिश ही सीख जाएगा। तो क्योंकि ये एक नेचुरल मेथड हुआ, नेचुरल ऑर्डर हुआ ना, कि प्राकृतिक रूप से जो उसने सुना, ठीक है, तो वही वो सीख गया। जैसे हिंदी सीख जाते हैं और जो ब्रिटेन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो इंग्लिश सीख जाते हैं। तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष विधि जो है वो स्वाभाविक विधि कहलाती है, ठीक है, नेचुरल तरीका होता है। तो ये भाषा अर्जन की जो है वो स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, या भाषा संचय प्रणाली, या आगमन निगमन। तो आगमन निगमन प्रणाली जो है भाषा शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर तक हम बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो ये सबसे बेस्ट विधि है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, फिर से एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2014 में, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो 2013 में था। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? अब देखिए, क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे उसमें ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट वो आगमन निगमन दे रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ आगमन निगमन नहीं है, तो उसके एब्सेंस में जो आगमन विधि है वो बेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही बेस्ट है, आगमन विधि। अगर आगमन निगमन नहीं दे रखा और अगर आगमन निगमन दे रखा है तो आगमन निगमन विधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य है भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? यानी जो टारगेट लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप हिंदी सिखाना चाहते हो एक तमिल बच्चे को, तमिल बोलने वाले बच्चे को, ठीक है, तो मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये कौन सी विधि की बात हो रही है? तो ये प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है, जिसमें डायरेक्ट पढ़ाते हैं हम, ठीक है, किसी भाषा को, किसी एक्शन को हम डायरेक्ट बोलते हैं उस भाषा में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37, देखिए इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो अक्षर बोध की जो विधि नहीं है वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में अक्षर बोध नहीं कराया जाता, भाषा सिखाई जाती है, मतलब कि भाषा का प्रयोग सिखाया जाता है, किस बात को कैसे कहना है, तो भाषा के प्रयोग पर इसका बल होता है, ना कि अक्षर के बोध पर, अक्षर सिखाने के बोध पर। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? 2015 में आया था। ठीक है, तो देखिए पहले उसने क्या, संज्ञा की परिभाषा बता दी। तो संज्ञा की परिभाषा का मतलब एक नियम में बांध दिया कि इस तरह की चीज को संज्ञा कहते हैं। तो एक तरह से नियम बताना ही तो हुआ। ठीक है, ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी, ठीक है, या स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने एक रूल दे दिया, नियम दे दिया कि भाई इन्हीं को हम संज्ञा कहेंगे। तो जब आपने पहले परिभाषा यानी रूल बता दिया, नियम बता दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी विधि हुई? निगमन विधि। अगर आपने रूल पहले ही बता दिया और उसके बाद उदाहरण समझाए। ठीक है, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी थ्योरी में से बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, कौन सी? बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से, तो बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। 2016 में आया था कि लगातार व्याकरण शिक्षण से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 14, 15, 16। ठीक है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 2016 में भी यही क्वेश्चन आया, यानी 2 क्वेश्चन आए 2016। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो मातृभाषा जिसमें मध्यस्थ नहीं होती है वो प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद इस चैप्टर से, ठीक है, ये तो पहला पार्ट था, इसमें हमने व्याकरण शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन करे। बाकी के जो क्वेश्चन है और जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, इसको वो हम पार्ट्स में ही डिवाइड करके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।